लास्ट क्लास तक हमने इंटरफेरेंस में फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज विड्थ, ये सारी चीजें कर ली थी। ब्राइट फ्रिंज के लिए जो सेपरेशन था दैट वाज n लैम्डा d by d। डार्क फ्रिंज के लिए था 2n minus 1 लैम्डा d by 2d। फ्रिंज विड्थ हमने कैलकुलेट किया था लैम्डा d by d, और ये भी देखा था कि ब्राइट हो या डार्क फ्रिंज हो सबकी विड्थ सेम होती है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमने देखा था इट वाज लैम्डा बाय स्मॉल d। ये भी हमने देखा था अगर आपने वाटर में डाल दिया या किसी लिक्विड में डाल दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। एयर में वेवलेंथ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, फ्रिंज विड्थ कम हो जाए। एक बेसिक सा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखा था। अब आज मेजर टाइम जाएगा इसी जो कल हमने डिस्कस किए थे रिलेशंस, उनके न्यूमेरिकल्स में। सो ये गिवन है लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 nanometer incident on a pair of slits produce an interference pattern in which the bright fringes are separated by 8.1 mm a second light produce an interference pattern in which the fringes are separated by 7.2 mm. Calculate wavelength of second light. इसे साथ में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लाइट है, उसकी वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा 1 दिया है, 630 नैनोमीटर दिया। ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 8.1 mm। भाई ब्राइट फ्रिंजेस के बीच के सेपरेशन का क्या मतलब है? ये 8.1 mm दिया गया है। सेपरेशन बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस का क्या मतलब है? विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, है ना? विड्थ दी है। डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज दोनों की विड्थ सेम होती है। फ्रिंज विड्थ दी हुई 8.1 mm। इसके बाद कह रहा है सेकंड लाइट वेव प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 7.2 mm। मींस एक सेकंड वेव है जिसकी कुछ वेवलेंथ रही होगी, वहां जो फ्रिंज विड्थ दी है दैट फ्रिंज विड्थ इज 7.2 mm। अच्छा वजाहत, अभी चेक करते हैं तुम्हारा आंसर ठीक ही आया होगा। सो बीटा 1 जो होगा, बाकी देखिए एपरेटस सेम है तो दोनों के लिए डी और स्मॉल डी तो सेम होगा। बीटा 2 ये था लैम्डा 2 डी बाई डी, दोनों का रेशियो ले लीजिए। देखिए एपरेटस सेम है, एक ही एपरेटस में दो अलग अलग लाइट डाल रहा है तो वेवलेंथ चेंज होगी बट डी और स्मॉल डी सेम रहेगा। डी ने डी कैंसिल किया, कैपिटल डी ने कैपिटल डी कैंसिल किया, बीटा 1 और बीटा 2 का रेशियो आया लैम्डा 1 बाय लैम्डा। आपको चाहिए लैम्डा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैम्डा 2 आ जाएगा बीटा 2 बाय बीटा 1 इंटू लैम्डा 1। वैल्यू रख दीजिए, बीटा 2 इज 7.2 mm, बीटा 1 is 8.1 mm into lambda 1 which is 630। सो ये lambda 2 आ गया। मेरे पास कैलकुलेटर से ही करूंगा वैसे। सो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
it's 7.2 divided by 8.1 multiplied by 630, 560 आ गया। हाँ जी वजाद बिल्कुल सही आ रहा है, 560 नैनोमीटर। इसमें बताइए मुझे, किसी को कोई डाउट है? जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया आज का पहला न्यूमेरिकल, जो कल किया था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखा आप लोगों ने? नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं। नहीं माना, एग्जैक्टली 560 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे तुम सॉल्व करोगे। A double slit illuminated by light of wavelength 6000 angstrom slits are 0.1 centimeter apart and screen is placed 1 meter away. Calculate first part. Angular position of 10th maximum. Second part. Separation of two adjacent minima. So ये जो angular position है ना, angular position basically वही लेंथ को एंगल में कन्वर्ट करना है। करके देखो, इसका आंसर लिखो क्या है। कैलकुलेट करिए और बताइए मुझे कितना आ रहा है। कैलकुलेट करिए, बताइए क्या वैल्यू आ रही है। नहीं यार वजह चेक करो एक बार, कुछ गड़बड़ है। हाँ अस्का का सही है। वजह कुछ मल्टीप्लाई में भी आएगा, 6000 है ना। हाँ तौहीद सही आ रहा है, तौहीद का आंसर सही है। और बाकी सबकी अभी नींद ही पूरी नहीं हुई। जोया और भी तो होगा, एमएम है ना कहीं कुछ, तो उसको ठीक करो। एंगस्ट्रॉन्ग है, यूनिट कन्वर्जन करो। फर्स्ट टर्म सही है जोया, लेकिन 10 की पावर्स भी आएंगी कुछ, तुम यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ कर रही हो। या समाना ठीक आ रहा है, वेरी गुड।
अमानत ये रेडियन आएगा, है ना, रेडियन। तो वो ना माइनस एक 10 की और पावर्स भी आएंगी, जो पावर्स आपने रख ली एमएम लिखने के लिए वो, हाँ पावर्स आएंगी ना, क्योंकि रेडियन में आप कैलकुलेट कर रहे हैं। राशिद सही है आपका। आयशा गड़बड़ है, पावर्स ऑफ 10 में गड़बड़ है। हाँ वजाहत अब सही आ रहा है आपका। आयशा 10 की पावर में गड़बड़ है, जरा चेक कीजिए कैलकुलेशन में कहाँ आप गड़बड़ कर रही हैं। चलो भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसे। अरे नहीं नहीं एंगस्ट्रॉम नहीं होगा, देखो देखो, ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। आयशा एक पावर कम आएगी, ज्यादा आ रही है, अरबाब आपकी भी एक पावर ज्यादा आ रही है, इट्स एन लैम्डा बाय डी। देखिए फ्रिंज विड्थ नहीं पूछ रहा है, एंगुलर पोजीशन पूछ रहा है, एन लैम्डा बाय डी। 10th मैक्सिमा इन 10 हो जाएगा। हाँ सोएदा आप सही आ रहा है। ये आएगा 6000 इंटू 10 raised to the power -10, which is 6 into 10 raised to the power -7 meter. D is 1 meter, स्क्रीन को 1 मीटर दूर रख दिया, so D is 1 meter. वैसे D की तो कहीं जरूरत भी नहीं है, स्मॉल d की जरूरत है। स्मॉल d कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। तो स्मॉल d आ गया। खतीजा गड़बड़ है कैलकुलेशन में, 10 raised to the power -2। जब आप ये सब रखना शुरू करोगे ना, तो थीटा है n लैम्डा बाई डी, n है 10। भाई मैं अभी चेक नहीं कर रहा आंसर, जरा सा मैं इसे कर दूं फिर मैं आंसर चेक करूंगा। -7 बाई डी विच इज 0.1 इंटू 10 raised to the power -2। तो ये कितना आ गया, 6 इंटू 10 raised to the power, देखिए 10 और -7 -6 हो जाएगा, 0.1 और 10 raised to the power -2 -3 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो बस ये आ गया 6 इंटू 10 raised to the power -3 रेडियन। भाई बताइए क्लियर है यहां तक, -3 आ रहा है। सेकंड देखिए, सेपरेशन ऑफ टू एडजेसेंट मिनिमा। भाई टू एडजेसेंट मिनिमा का मतलब है फ्रिंज विड्थ पूछ ली, लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा है 6 इंटू 10 raised to the power -7, कैपिटल डी था 1, स्मॉल डी है 0.1 इंटू 10 raised to the power -2। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 raised to the power-2। सवाल ये बिल्कुल वैसी है जैसे कल एंगुलर फ्रिंज विड्थ आया था ना, जैसे कल हमने एंगुलर फ्रिंज विड्थ लिया था, बिल्कुल वैसी आई है टर्म। मान लीजिए ये यहां पर कोई फ्रिंज बन रहा है, आप ये डिस्टेंस जानते हैं ना वाई, आपको ये वाला ये एंगल चाहिए, तो एंगल लिख सकते हो y बाई डी। आप ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ये मैंने कल भी शायद ड्राइव करके दिखाया था y। चलिए ये भी हो गया, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, जरा धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, लीजिए अरबाब, प्रीवियस अरबाब हो जाए तो बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लाइट consisting of two wavelengths (800 nanometer
and 600 nanometer is used to obtain interference fringe in Young's double slit experiment on a screen placed 1.5 meter away. If the two slits are separated by 0.28 mm, calculate least distance from central bright fringe where bright fringe of two wavelength coincide. So देखिए यहां हो क्या रहा है, लाइट में दो वेवलेंथ है, एक है 800 नैनोमीटर की, दूसरी है 600 नैनोमीटर. जरा क्वेश्चन समझना ढंग से, तब कुछ सॉल्यूशन की बात बनेगी. ये आपका डबल स्लिट पैटर्न है. अब एक सोर्स की जगह ना यहां दो सोर्सेज रखी हुई है. एक सोर्स S1 है, ये S2, और इसके साथ साथ एक एक बल्ब और लगा है, S1 प्राइम, दो वेवलेंथ आ रही है. यहां से एक लैम्डा 1 भी आ रही है, लैम्डा 2 भी आ रही है. यहां से लैम्डा 1 भी आ रही है, लैम्डा 2 भी आ रही है. दो अलग अलग वेवलेंथ्स है. सो यहां से दो अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न बने, दो अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहे हैं. वो एक लैम्डा 1 एक लैम्डा 1 की वजह से, एक लैम्डा 2 और लैम्डा 2 के कॉम्बिनेशन की वजह से, दो सेपरेट इंटरफेरेंस पैटर्न. सेंटर जो होगा ना, वहां देखो दोनों, मान लीजिए एक रेड कलर है, एक ब्लू कलर है, तो सेंटर पर रेड वाले का इंटरफेरेंस पैटर्न मींस ब्राइट फ्रिंज रेड का और ब्राइट फ्रिंज ब्लू का, दोनों का कोइंसाइड कर जाएगा. रेड और ब्लू का दोनों का सेंटर पे कोइंसाइड कर रहा होगा. रीजन ये है कोइंसाइड करने की, ये है सेंट्रल ब्राइट. एक बार और सुन लीजिए. अभी तक हमने जो इंटरफेरेंस पढ़ा था, उस इंटरफेरेंस में एक वेवलेंथ आती थी, है ना, एक लाइट आती थी. अब दो लाइट आ रही है. मींस यहां से मान लीजिए रेड भी आ रही है, यहां से रेड आ रही है, ब्लू भी आ रही है, ब्लू भी आ रही है. तो दो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे. एक रेड का इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, एक ब्लू का इंटरफेरेंस पैटर्न होगा. सेंट्रल मैक्सिमा दोनों का कोइंसाइड करेगा. रेड से भी यहां जब लाइट जाएगी तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि सेंटर पर है. जब ब्लू से भी यहां लाइट जाएगी तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि सेंटर पर. दोनों का इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पर ओवरलैप कर जाएगा. दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा ओवरलैप कर रहा है. रेड का सेंटर मैक्सिमा और ब्लू का सेंट्रल मैक्सिमा ओवरलैप कर रहा है. जी, S1 पर दो सोर्सेज है सनाउल, दो लाइट्स आ रही है. आपने दो लेजर लगा दिए S1 पर, दो लेजर लगा दिए S2 पर, दो कलर की लाइट आ रही है. रेड और ब्लू ले लीजिए, S1 से भी और रेड और ब्लू S2 से भी.
तो ये लाइट वेव सुपर इम्पोज होंगी, सुपर इम्पोज होने के बाद ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनाती चली जाएगी। यहां तक बताइए, क्लियर है? जी सनाउ, टोटल 4 सोर्सेस। तो दो पैटर्न बनेंगे ना सनाउ? पैटर्न तो दो से बनते हैं ना, दो सोर्सेस मिलाकर एक पैटर्न बनाएंगे। तो ये ब्लू और ये ब्लू कंबाइन कर कर एक ब्लू का इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा, रेड और रेड कंबाइन कर कर एक रेड का इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, और दोनों का ही सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर देगा। अब वो कह रहा है इसके बाद कौन सा फ्रिंज इनका कोइंसाइड करेगा। ऐसा हो सकता है कि ब्लू का फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और रेड का सेकंड ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर जाए, क्योंकि वेवलेंथ अलग है, पोजीशंस अलग अलग होंगी। ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है, तो दोनों का सेंटर से ब्राइट फ्रिंजेस के सेपरेशन अलग अलग होंगे। अलग अलग होने का मतलब है, मान लो ब्लू वाले का पहला ब्राइट फ्रिंज यहां से 1 सेंटीमीटर है, तो रेड का हो सकता है पहला ब्राइट फ्रिंज 2 सेंटीमीटर पर बने, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है। वो आपसे पूछ रहा है कि पहला तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर गया, अब इसके बाद बताओ कौन से ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेंगे। हो सकता है ब्लू का सेकंड और रेड का थर्ड कर दे, हो सकता है ब्लू का सेकंड और रेड का फोर्थ कर दे, हो सकता है ब्लू का 10th और रेड का 5th ब्राइट फ्रिंज हो कोइंसाइड कर दे। मुझे नहीं पता कौन सा करेगा, तो मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूं। मैं अज्यूम करता हूं कि रेड का कोई nth फ्रिंज है और ब्लू का कोई mth फ्रिंज है जो कोइंसाइड कर रहा है। ब्लू वाले को इधर लिख देता हूँ ना, दिख जाएगा, जरा साफ साफ दिख रहा हो। तो ये है nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 और mth ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2। खदीजा, सेंटर पे तो दोनों क्या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर देंगे, इसके बाद भी करेंगे। वही तो हमें डिसाइड करना है कि सेंटर के बाद कौन से ब्राइट फ्रिंज होंगे जो कोइंसाइड करेंगे। भाई ये कोइंसाइड ही कर रहे हैं। अच्छा यार, तुम लोग ना इतनी सी चीजों में कंफ्यूज करो, छोड़ो, ऐसे ही ड्रॉ कर दो। मैं जरा सी सहूलियत के लिए ड्रॉ करना जा रहा था अलग से। सेंटर पर दोनों के सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद कौन से फ्रिंज कोइंसाइड करते हैं। थर्ड फोर्थ कर सकता है, लैम्डा 1 का थर्ड, लैम्डा 2 का फोर्थ, लैम्डा 1 का फिफ्थ, लैम्डा 2 का सिक्स्थ। पता नहीं ना कौन सा करेगा, तो मैंने कहा लैम्डा 1 का nth ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 2 का mth ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर देता है। nth ब्राइट ऑफ लैम्डा 1 coincide with mth bright of lambda। यहां तक बताइए, क्लियर है? फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से इनके सेपरेशन सेम होंगे। भाई ब्लू वाले का जितना सेपरेशन होगा उतना ही सेपरेशन रेड वाले का होगा, कोइंसाइड कर रहे हैं ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, रेड वाले का nth का सेपरेशन और ब्लू वाले के mth का सेपरेशन इक्वल हो जाएगा। यहां तक बताओ मुझे, नमा, जोहेब, जाहिद, सैफ, योगेश, आया यहां तक? जी अर्षद, देखिए यंग्स डबल स्लिट सेटअप में ना, यहां पर मैंने दो कलर्स की लाइट लगा दी, रेड कलर का भी है और ब्लू का भी है। यहां भी रेड, भाई दो लगाते थे ना हम हमेशा से, तो यहां पर दो दो करके 4 सोर्सेस हो गई। यहां ब्लू का बल्ब भी है, ब्लू का बल्ब भी है, यहां रेड का बल्ब भी है, यहां रेड का बल्ब भी है। तो अर्षद यहाँ दो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे, एक इंटरफेरेंस पैटर्न रेड कलर का होगा, एक इंटरफेरेंस पैटर्न ब्लू कलर का होगा। ये सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा पर
रेड कलर और ब्लू कलर के इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड कर देंगे। रेड और ब्लू दोनों कलर के इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पर कोइंसाइड कर देंगे, बिल्कुल इसके ऊपर सेंटर मैक्सिमम। अब आपको ये देखना है कि सेंट्रल के बाद कौन से ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं सेंटर के बाद रेड का एनथ और ब्लू का एमथ फ्रिंज कोइंसाइड कर जाएगा। अब मुझे नहीं पता एन और एम की क्या वैल्यू है, 3-4 हो सकते हैं, 5-6 हो सकते हैं, 2-8 हो सकते हैं, क्या है नहीं पता। तो nth का सेपरेशन yn लिख दिया, mth का सेपरेशन मैंने ym लिख दिया। हाँ अर्षद बताइए, हुआ इतना? अब सीधी सीधी कैलकुलेशन रह गई है, देखो ऐसे लिख दो yn और ym इक्वल होगा, yn था लैम्डा 1 के लिए, आप लिखोगे n लैम्डा 1 d/d, यहां लिखोगे m लैम्डा 2 d/d, d ने d कैंसिल किया, d से d कैंसिल हो गया, n आ गया m लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, वैल्यू रख दीजिए। लैम्डा 2 था कुछ, जब किसी एक को लैम्डा 1 लेना होगा, एक को लैम्डा, इसे लैम्डा 1 ले लेता हूं, इसे लैम्डा 2 ले लेता हूं। लैम्डा 1 में ले रहा हूं 800, तो याद रखना लैम्डा 1 है 800 नैनोमीटर, लैम्डा 2 है 600 नैनोमीटर। और भाई आप सबको पता है यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियोज आ रहे हैं ना, n is m 800 by 600, 2324। सो एक वेवलेंथ का mth फ्रिंज और दूसरी वेवलेंथ का nth फ्रिंज कोइंसाइड कर गया, एक का mth और एक का nth कोइंसाइड कर गया। अब आपको देखना है m और n की वैल्यूज क्या हो। तो अगर मैं m इक्वल टू 1 ले लूं, 1 का मतलब है फर्स्ट ब्राइट, तो n आ जाएगा 4/3 ब्राइट। अभी बताओ क्या यार फ्रिंज के नंबर्स फ्रैक्शंस में हो सकते हैं? अच्छा, हाँ हाँ, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 है 600/800, राइट, 3/4, 3/4। तो ये बताओ क्या पॉसिबल है कि n 3/4 हो जाए? नहीं हो सकता, फ्रिंज का नंबर कोई फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी जो वेवलेंथ है ना, उस लैम्डा 2 का फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 1 के किसी फ्रिंज के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा यार ना। इसका मतलब है इट मींस फर्स्ट ब्राइट of lambda 2 does not coincide with any bright of lambda 1, कहीं कोइंसाइड नहीं कर रहा। अब आप ये सोचो यहां से m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि n फ्रैक्शंस में ना आए? आसान है सोचना, m4 ले लो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो n आ जाएगा 3/4 इंटू 4, कैंसिल हो गया, n कितना आ गया? 3 आ गया। सो एक का फोर्थ फ्रिंज और दूसरे का थर्ड फ्रिंज कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ थर्ड ब्राइट फ्रिंज of lambda 1 coincide with fourth bright fringe of lambda 2। तो lambda 1 का थर्ड ब्राइट फ्रिंज lambda 2 के फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। ये कहानी है सारी। अब वो कहता है सेपरेशन भी निकाल दो।
निकाल दो यार, n की वैल्यू 3 रख दो यार, ये था ना n लैम्डा 1 d बाई डी, n 3 रख दो, लैम्डा 1 पता है, सेपरेशन आ जाएगा, थर्ड कहाँ मिल रहा है 3, लैम्डा 1 इज 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9, कैपिटल डी कुछ दिया होगा, कैपिटल डी ये रहा, स्मॉल डी ये रहा, लॉजिक से अलीजा, लॉजिक से मुझे m की वो सबसे छोटी वैल्यू चाहिए कि n फ्रैक्शन में ना आए, 1 रखा तो फ्रैक्शन, 2 रखती तो 3/2 होता, 3 रखती तो 9/4 होता, तो m की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी कि n फ्रैक्शन में ना आए, 4। n इक्वल टू m कहां लिखा है, n इक्वल टू ym है, n इक्वल टू, अच्छा नहीं नहीं यार, ये तो कुछ गड़बड़ लिख दिया, नहीं नहीं कुछ बता रहा था मैं शायद वहां पर, d है 1.4 मीटर, स्मॉल d है 0.28 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस, अच्छा हाँ भाई 800, चलिए लिख लीजिए। हाँ अब ये जो भी आएगा वो सही होगा आंसर, हाँ अब मुझे बता दो, ये लिख लो पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे भाई, अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अच्छा पहले इतना लिखिए सवाल है, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ ना, पहले इतना लिख लीजिए, ये स्लाइड दोबारा नहीं दिखाऊंगा, फिर इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आए। अरबाब क्या लगता है ym इक्वल नहीं आ जाएगा yn के, हाँ अरबाब अलग अलग वैल्यूज आएंगी या सेम आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी ना, इसलिए नहीं लिखा। चलिए इतना लिख डाला, तो सवालिया देखिए ये आया ना n इज इक्वल टू m लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, n और m फ्रिंज के नंबर है, जरा ढंग से सुनिएगा, m है क्या, ये जो ब्लू दिखा रहा हूं मैं लैम्डा 2 वेवलेंथ, इसका mth ब्राइट फ्रिंज है, n रेड वेवलेंथ का nth ब्राइट फ्रिंज है। अब मैंने आपसे कहा ये तो रिलेशन निकाल के रख दिया मैंने, यहां आ गया ये, मुझे m और n की वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये कोइंसाइड कर रहा हूं, ब्राइट फ्रिंज का नंबर पढ़ा था हमने 1 से स्टार्ट करता है, तो पहले मैंने m1 लिया, मींस लैम्डा 2 के लिए पहला ब्राइट फ्रिंज, तो यहां n आया 3/4, फ्रिंज का नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है फर्स्ट ब्राइट ऑफ लैम्डा 2 डज नॉट कोइंसाइड विद एनी ब्राइट ऑफ लैम्डा 1, कि लैम्डा 2 का पहला ब्राइट लैम्डा 1 के किसी भी ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड नहीं करता, इसे कहते हैं कोइंसाइड करना। तो जहां लैम्डा 2 का पहला ब्राइट आ रहा होगा वहां दूसरे का कोई ब्राइट ही नहीं है, कोइंसाइड नहीं करता। सवाल है, अब बताइए आया समझ में आपके, अब देखिए नेक्स्ट, अब मुझे m की वो सबसे पहली वैल्यू चाहिए जिसके लिए कोइंसाइड करना शुरू कर दे, तो सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, m की वो सबसे पहली वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये दोनों कोइंसाइड करना शुरू कर दें, तो वो m की सबसे पहली वैल्यू होगी क्या,
4 होगी, ताकि ये फ्रैक्शंस में ना आए, तो ऐसे 4 और 3 आए। अब भाई आप y4 कैलकुलेट कर लीजिए दूसरी वेवलेंथ यूज कर कर, m लैम्डा 2 d बाई डी, बात तो एक ही है, सेम आएगा ना, आप तो लेकर ही ये चल रहे हो कि ये इक्वल है, तो जितना ये आएगा उतना नीचे से आ जाएगा। अब मुझे एक छोटी सी चीज और बताइए, क्या सिर्फ थर्ड और फोर्थ ही करेंगे या और भी कर सकते हैं? ये तो बता दो मुझे। क्या सिर्फ थर्ड और फोर्थ करेंगे या और भी कर देंगे यहां? हाँ और भी कर सकते हैं ना, अभी और भी चांसेस है, और भी कर देंगे। तो हमने तो बस अभी एक ही करा है, पहला पहला लिया है पेयर जो कोइंसाइड करेगा। दूसरा बता सकते हो मुझे n और m की क्या वैल्यूज होंगी? बहुत बढ़िया, जाहिद का आया, m 8 होगा और n 6 हो जाएगा ना, 6 और 8 हो जाएगा, ऐसी सीरीज बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मैंने पहला इसलिए लिया क्योंकि उसने कहा था लीस्ट डिस्टेंस, है ना, उसने यहां बताया मुझे कि लीस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे पहला लेना पड़ेगा जो पहला कोइंसाइड कर। हाँ जी बिल्कुल, 4 के मल्टीपल में आता है। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल के बाद अगले दो न्यूमेरिकल तक स्टैंडर्ड बहुत तेजी से बढ़ेगा, फिर हम कुछ और थ्योरेटिकल टॉपिक्स करेंगे। नेक्स्ट दो न्यूमेरिकल्स के, लेकिन इसमें 2 मिनट पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर मेरा सॉल्व करके कोई फायदा होगा। द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ओ in Young's double slit setup is I नॉट। तो ख्याल रखिएगा, आई नॉट किसकी इंटेंसिटी है? सेंट्रल मैक्सिमम की। और एक चीज और याद होनी चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमा हो या थर्ड मैक्सिमा हो, इंटेंसिटी सेम होती है। इफ डिस्टेंस OP equal to 1/3 of fringe width, show that intensity at point P, नहीं शो करने के लिए कह दूंगा तुम तो लिख ही दोगे, कैलकुलेट दैट भी हट जाएगा, इंटेंसिटी एट पॉइंट P। भाई ये PO सब है क्या चीजें, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये सोर्स स्लिट है, ये डबल स्लिट है, ये स्क्रीन है, एक स्लिट यहां बना दी, दूसरी स्लिट यहां बना दी। ये x दिया हुआ है भाई, इतना दिया है, जरा बता दीजिए मुझे क्या आ रहा है आंसर, करिए कैलकुलेट करिए। ये x बेसिकली वो yn है जो हम लिखा करते थे। मैक्स द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम O
ब्रैकेट में ओ लिखा है, ये वाला ओ दिखाने के लिए कि ये सेंट्रल मैक्सिमम। और जब कुछ भी नहीं देता, पहले भी सिखाया था, इसका मतलब होता है दोनों सोर्सेस से लाइट की इंटेंसिटी सेम है। करिए करिए, कैलकुलेट कीजिए, 2 मिनट है आपके पास, फिर मैं करूंगा। एटलीस्ट इन 2 मिनट में एक आध बार आप ट्राई करोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए भाई, साथ में सॉल्व करते हैं ना। सो देखिए, नहीं अमानत, नहीं नहीं नहीं, चलो अच्छा वो तुमने ट्राई तो करा नहीं। पी पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए लाइट की, तो पहले समझिए सेंट्रल मैक्सिमा की, जिसको आप लिखते थे आई मैक्स, वो आई मैक्स दिया है आपको आई नॉट। तो पहला काम है I1 और I2 कैलकुलेट करना। अगर आपको ये याद हो, आई मैक्स को हम लिखते थे √/I1 प्लस √/I2 का होल स्क्वायर आई नॉट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर कुछ भी ना मेंशन हो, इसका मतलब दोनों स्लिट्स आइडेंटिकल थी, यंग्स ने आइडेंटिकल ली थी। तो आप इसे लिख सकते हैं √I1 प्लस √I1 स्क्वायर इज इक्वल टू I0 2√I1 स्क्वायर इज इक्वल टू I0। तो ये आ गया 4I1 इज इक्वल टू I0। I1 आ गया, इट्स I0 by 4। I1 और I2 दोनों इक्वल हैं, विच इज इक्वल टू I0 by 4। तो ये तो अभी यहां से जो लाइट निकल रही है ना, उसकी इंटेंसिटीज आई है। पी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी पता नहीं। पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी उसके लिए ऐसी तो करोगे I1 प्लस I इंटेंसिटी एट P, 2√I1 √I2 cos phi, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 इंटू cos phi। भाई बताओ, यहां तक क्लियर है? अब आपका काम सिर्फ इतना है, देखो I1 और I2 तो पता है तुम्हें, सारी कहानी है फाई की। फाई नहीं पता, बिना फेज डिफरेंस के मैं नहीं निकाल सकता कि इंटेंसिटी क्या होगी। यहां तक बताओ मुझे, इतना आप समझ में आया आपके, फिर हम फेज डिफरेंस पर आएंगे।
तो अगर इसे भी मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आई आया आई नॉट बाय 4 प्लस आई नॉट बाय 4 प्लस 2i0/4 इंटू कॉस 5। न्यूमेरिकल को ना पार्ट्स में तोड़ा करो, तुम एक साथ देखते हो। भाई देखिए सुनिए, अगर आपका मोटिव सिर्फ बोर्ड्स में स्कोर करना है कि आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप में से आधे होंगे जो 90 प्लस के ऊपर ले जाएंगे, उसमें इशू नहीं है। अगर लेकिन आप एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक्स आनी चाहिए, आपको इसे तोड़ना आना चाहिए। प्रॉब्लम को ब्रेक करिए पार्ट्स में। अब आप में से दो तरह के लोग हैं, एक हिम्मत हार जाते हैं, दूसरा इतनी ज्यादा डेप्थ में सोचना शुरू करते हैं कि वो वहीं घूमते हुए रह जाते हैं। देखिए मिजाज साहब अक्सर एक चीज कहते हैं, पीएचडी करोगे नहीं करोगे, वो मजाकिया है लेकिन बहुत सही चीज है। आपको एंट्रेंस क्रैक करना है, आप एक डेप्थ के बियॉन्ड नहीं जा सकते। आप उस डेप्थ के बियॉन्ड जाओगे तो आप एक ही सब्जेक्ट एक ही टॉपिक के अंदर घूमते रह जाएंगे, बाकी टॉपिक्स आपके रह जाएंगे। तो पहली चीज है इसको ब्रेक करो, पार्ट्स में ब्रेक करो। जैसे उसने कहा कि यहाँ इंटेंसिटी चाहिए, तो बहुत अच्छा तरीका होता है लोगों का कि वो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। फिर देखते हैं अच्छा इसमें क्या क्या नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, चलो इसके लिए सोचते हैं क्या दिया हुआ है, ये दिया है तो यहाँ से इंटेंसिटी निकाल दी। अब परेशानी यह है फाई की कि फाई कहाँ जाएगा। मतलब ये चीज सिखाने के लिए मुझसे एक बेहतर है एक स्टूडेंट था मेरा ताबिश, वो ये चीजें बहुत अच्छी सिखा सकता है वो आप, लेकिन पता नहीं आप में से कितनों को पसंद आएगा नहीं आएगा। खैर, सो ये i0/2 प्लस 2i0/4 इंटू कॉस 5, यहां तक समझ में आया आपके? अब ये सोचो फाई कहां से लेकर आओगे, फाई के लिए कुछ डेटा दिया है उसने, कुछ दिख रहा है ऐसा जहां से तुम फाई कैलकुलेट कर लो? उसका पार्ट डिफरेंस नहीं दिया बच्चे, उसने पार्ट डिफरेंस, हाँ पार्ट डिफरेंस तक जाना पड़ेगा है ना। पार्ट डिफरेंस पर जाने के लिए देखो आगे की प्रॉब्लम तौहीद ने सॉल्व कर दी। तौहीद कह रहा है फ्रिंज विड्थ के थ्रू पार्ट डिफरेंस तक जा सकते हैं। दो आंसर्स आए थे, अस्का का आया था पार्ट डिफरेंस, तौहीद कह रहा है फ्रिंज विड्थ। तो पार्ट डिफरेंस तक फ्रिंज विड्थ के थ्रू पहुंच सकते हैं। देखिए जो उसने एक्स दिया है ना, ये एक्स बेसिकली वाई एन होता है, मैं इसे वाई लिख रहा हूं। वाई एन जो है ये आपको कितना दिया है, एक्स नहीं लिख रहा वरना बड़ी कंफ्यूजन आएगी यार। एक्स ना हम हमेशा पार्ट डिफरेंस को कहते हैं, फिर कंफ्यूजन आ जाएगा समझने में। इसे वाई लिख दो है ना, वाई एन है, क्वेश्चन में भी उठाकर इसे वाई लिख दो, एक्स लिखो ही मत। ये वाई एन कितना दिया हुआ है, 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ, 1/3 ऑफ बीटा। ये वो पॉइंट है जहां से तुम फाई कैलकुलेट कर सकते हो। अब y और पार्ट डिफरेंस में मैंने एक रिलेशन लिखवाया था, मैंने शायद ये डिराइव कराया होगा कि पार्ट डिफरेंस yn इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी होता है। यही था ना, देख लो जरा सा, मैंने कल जो डिराइव करवाया था यही आया था, x इज y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो यहां से आप y को लिख सकते हैं, देखिए y कितना आएगा, x इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। y को आपने x इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कर दिया, 1/3 बीटा को आपने कर दिया लैम्डा डी बाई डी। तो यहां से ना आपको x मिल गया, पार्ट डिफरेंस मिल गया। भाई बताओ ये स्टेप आया समझ में? ये और ये मैंने आपको डिराइव कराया था कल, x डिराइव कराया था y इन स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। जब पार्ट डिफरेंस कर रहे थे S2p माइनस S1p, उसके बाद यही रिजल्ट आया था। ये तो दो मेथड से कराया था आपको, ये याद होना चाहिए, बीटा लैम्डा डी बाई डी। तो देखो तुम्हें पाथ डिफरेंस मिल गया, पार्ट डिफरेंस कितना आया, λ/3। ये बताओ पार्ट डिफरेंस तक क्लियर है? तो पाथ डिफरेंस x आया λ/3। चलिए अब अगर पार्ट डिफरेंस आ गया तो तुम फेस डिफरेंस निकाल सकते हो। पार्ट डिफरेंस और फेस डिफरेंस को ऐसे याद रखो, पार्ट डिफरेंस बाय लैम्डा इज फेस डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई। रख दो जरा यहाँ, λ/3 इंटू लैम्डा इज 5/2 पाई। लैम्डा से लैम्डा चला गया, फाई आ गया विच इज 2 पाई बाय 3।
दैट्स फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस है 2π/3। अब अगर फेज डिफरेंस आ गया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिख दो। ये आया ना, इसका कुछ नाम दे देते हैं इक्वेशन का। ये इक्वेशन थी हमारी, ये वाली है ना, इसका कुछ नाम दे दिया था, इसको कह देता हूं 1 और इसे कह देता हूं 2। 1 में 2 की तो जरूरत थी, 2 को 1 में रख दो तो I आ गया, इट्स I0/2 प्लस 2 I0/4 cos phi। I0/2 cos 2π/3। भाई cos 2π/3 कितना हो जाता है? 120 ना। कितना होता है cos 2π/3? 120 होता है, माइनस हाफ हो जाएगा। तो I आया I0/2 माइनस I0/4, सो I आया I0/4। ये है फाइनल आंसर। भाई बताओ, इतना आया? चलिए लिखिए। अभी ऐसा एक न्यूमेरिकल और है तो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। लिखिए इतना। अलमास, सारे ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम होती है। डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी ब्राइट से कम होती है, लेकिन सारे डार्क फ्रिंज की भी इंटेंसिटी सेम है। देखो, अगर आप ले रहे हैं यूनिफॉर्मिटी से, आपका मतलब है ओनली ब्राइट, तो ओनली ब्राइट में यूनिफॉर्मिटी है। अगर आपका यूनिफॉर्मिटी का मतलब है ओनली डार्क, तो ऑल डार्क फ्रिंज में इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। लेकिन आप ब्राइट डार्क लेते हैं तो ऑब्वियसली गिरेगी, ब्राइट में ज्यादा होगी, डार्क में कम होगी, फिर ब्राइट में ज्यादा होगी, डार्क में कम होगी। देखो ना, यहां पर ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है। ब्राइट फ्रिंज के लिए जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस होंगे सबकी इंटेंसिटी एक फ्रिंज के अंदर नहीं, एक फ्रिंज में इंटेंसिटी, यार फ्रिंज इतना माइन्यूट होता है ना कि आप इसे एक फ्रिंज में इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं ले सकते। थिन लाइन, सम mm, 0.1 mm समथिंग, तो यहां कोई इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं है, तो एक सिंगल इंटेंसिटी। जो हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, जब आप थिन फिल्म पढ़ोगे तो वहां कहानियां बदलेंगी। जब आप व्हाइट लाइट थिन फिल्म में लेंगे तो वहां कहानियां बदलेंगी। बट फिलहाल आप जो कर रहे हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज एक थिन लाइन है, इंटेंसिटी सेम रहेगी। कहां अलग आ रही है अलमास, बताओ कैसे? कैसे तुम डिसाइड कर रहे हो कि अलग आ रही है? हाँ अलमास, बताइए मुझे कैसे आपको लग रहा है कि अलग आ रही है एक ही फ्रिंज में इंटेंसिटी? वायन तो फ्रिंज विड्थ से कम है। अच्छा,
सो अलमास वाई एन तुम्हारा अलमा जरा पीछे पलट के देखना, फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज है वो फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां आता है? फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज है अलमास, वो डार्क फ्रिंज कहां आता है? फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए जो हमने कैलकुलेट किया था ये आया था लैम्डा डी बाई 2d। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज का सेपरेशन तो फ्रिंज विड्थ से वैसे ही कम आ रहा था। और दूसरी बात यह है कि ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर न तो ब्राइट फ्रिंज बन रहा है ना डार्क फ्रिंज बन रहा है। देख रहे हो, पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। आपने जो फ्रिंज विड्थ निकाली है वो ब्राइट और डार्क फ्रिंज की निकाली है। ये तो कोई और फ्रिंज है, रैंडम फ्रिंज बन रहा है कुछ, लैम्डा बाय 3 पार्ट डिफरेंस पर। तो एक तो आप इसके से दो मिसकंसेप्शंस हैं अलमास। एक तो ये कि सेपरेशन फ्रिंज विड्थ से कम हो सकता है, जिसका एग्जांपल है फर्स्ट डार्क फ्रिंज, लैम्डा डी बाय 2d होता है। दूसरा, ये जो पी पॉइंट है यहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है, ना ब्राइट फ्रिंज है ना डार्क फ्रिंज है। हमने तो किया था ना कि कोई भी फ्रिंज बन सकता है सुपरपोजिशन की वजह से। वो एक अलग बात है कि बाद में हमने जो कंडीशंस निकाली वो प्रिसाइसली ब्राइट या प्रिसाइसली डार्क फ्रिंज के लिए निकाली। तो आप इस वाई एन को ब्राइट फ्रिंज से मत कंपेयर कीजिए, तो गलत दे देगा एनालिसिस। जी अलमास बताइए, दोनों मिसकंसेप्शंस दूर हुए? चलिए इसे लिख लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल और है, सॉल्व करते हैं। भाई रब कर दूं, ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए एक और देखिए भाई, यंग्स डबल स्लिट सेटअप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एक मॉडिफाइड डबल स्लिट सेटअप देखते हैं। सो देखिए, ये एक मॉडिफाइड डबल स्लिट सेटअप दिया हुआ है। ये S1 है, ये S2 है, ये P पॉइंट है। हमने किया था ना, पार्ट डिफरेंस लिखा था मैंने S1P माइनस H2P। लेकिन वेव एग्जैक्टली S1 और S2 से नहीं आती, वेव कहां से आती है? S से। तो सही मायनों में पार्ट डिफरेंस S1 से नहीं लेना चाहिए, पार्ट डिफरेंस S से लेना चाहिए। लेकिन था ये कि पहले जो मैंने आपको कराया था डेरिवेशन, उसमें S बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर था। मैं फिर बता रहा हूं कि एक्चुअल में जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए था वो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए था, चलो इसे मैं ना सॉल्यूशन में भी यूज कर दूंगा। पाथ डिफरेंस होना चाहिए SS2 प्लस S2P। ये टोटल पाथ कवर किया वेव ने, यहां से यहां आई फिर गई। ये है ना सोर्स, तो S से S1 गई फिर ये। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे मैंने जब कल डिराइव कराया था तो मैंने SS2 और SS1 क्यों नहीं लिया? कल तो मैंने सिर्फ S2P और S1P लिया। तो कल मैंने जो सोर्स रखी थी बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखी थी कि SS2 और SS1 इक्वल था तो कैंसिल हो रही थी। आज और यंग्स के ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में इक्वल होती है, इसीलिए हम फिगर ही नहीं करते। यहां इसने मॉडिफाई कर दिया। ये कह रहा है ये है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस d/2, सोर्स यहां रखी हुई है। SS2 और SS1 इक्वल नहीं है,
ये लैम्डा बाय 4 दे दिया, मॉडिफाई कर दिया। अब जो हमने रिजल्ट डिराइव करे थे वो वैलिड नहीं। कह रहा है फर्स्ट कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा obtain expression of fringe width locate position of central maximum। इसे लिख लीजिए, मुझे बहुत जगह चाहिए होगी इसके लिए। यहां तक लिखिए और जरा सा सोचने की कोशिश कीजिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिना आपके सोचे हुए ना मेरा सोल्यूशन का फायदा नहीं होता। पहले जरा दिमाग पर जोर लगाइए कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट ऑन किया था। सोचना शुरू करो, इतना टफ नहीं है। जरा सा अगर आप डेरिवेशन को देखोगे तो आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। जो मैंने कल डेराइव कराया था वहां से देखना शुरू करो, तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए तो इसको फिर मैं सॉल्व करना शुरू कर दूं। कोई नहीं कर रहा। तो देखिए पार्ट डिफरेंस यही तो है। इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ। इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P। भाई मुझे यहाँ बताइए कोई परेशानी किसी को? अरे ये स्टेप बताओ, ये स्टेप समझ में आया? वेव S1 S2 से नहीं S से आ रही है। SS2 माइनस SS1 कितना है? लैम्डा बाय 4। S2P माइनस S1P कितना है? ये हमने कल डिराइव किया था yn स्मॉल d बाय कैपिटल डी। प्लीज यार इसे चेक कर लो, इतना ही आया था कल। ये तो हमने कल डिराइव करा था ना, तो मैं उसको वहीं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। ये आया सबको समझ में इतना? इक्वेशन नंबर 1 तक। अब तो कहानी आसान सी है, बस इतना अकल लगानी थी और कुछ नहीं करनी थी। अब तुम्हें डेरिवेशन अगर आती है तो एक्स एन लैम्डा था मैक्सिमा के लिए, ठीक है वजाहत सही आ रहा है। एन लैम्डा था ना, इसे ऐसे लिख दो लैम्डा बाय 4 प्लस वाई एन स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। तुम्हारा काम है वाई एन निकालना, इसे लेफ्ट में ले जाओ। एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 4 इज वाई एन स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। लैम्डा कॉमन ले जाओ, एन माइनस 1/4 आ जाएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूं। लैम्डा कॉमन आ गया, एन माइनस 1/4 आ गया। इज वाई एन स्मॉल डी बाय कैपिटल।
सो यहां से वाई एन आ गया कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इंटू लैम्डा इंटू एन माइनस वन। ये बताओ, ये क्लियर आया? ये हुआ इतना? भाई यहां तक क्लियर है? जब आप सैंपल पेपर्स देखेंगे ना पुराने, तो ये बहुत दिखेगा आपको। सैंपल पेपर्स में बड़ा कॉमन क्वेश्चन, कंडीशन फॉर मिनिमा। मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2। यही था ना? इसको आप इक्वेट कर दीजिए, इसे आप इससे इक्वेट कर दीजिए, लैम्डा बाय 4 प्लस वाई इन स्मॉल डी बाई कैपिटल। लेफ्ट में ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2n-1 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाय 4 वाई इन स्मॉल डी बाई कैपिटल। लैम्डा आपने कॉमन ले लिया, ये बच गया 2n-1/2 माइनस 1/4 इज वाई एन स्मॉल डी बाई कैपिटल। सो ये वाई एन हो गया, इट्स लैम्डा डी बाई डी, इट्स 2n-1/2 माइनस 1। ये वाई। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, फ्रिंज विड्थ। भाई फ्रिंज विड्थ तो एटलीस्ट करके दिखाओ, n में से n-1 है, इसी में से सब्ट्रैक्ट कर दो, मुझे बताओ फ्रिंज विड्थ कितना आ रहा है। इसे लिखो, इसमें डाउट है तो मुझे डाउट बताइए, डाउट नहीं है तो फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करके बताइए। और कोई बेवकूफ बिल्कुल ही भूल गया है तो फ्रिंज विड्थ ऐसे निकाला था, n में से n-1, ब्राइट फ्रिंज यही ले लो, इसको यूज करके निकाल दो। लिखिए लिखिए, गुड, इसका सही आ रहा है, स्वेदा सही आ रहा है। वजाहत का सही है। हाँ, तौहीद, इसका मतलब यही है कि सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे नहीं बनेगा, थोड़ा सा नीचे बनेगा। नेगेटिव का मतलब यही है कि सेंटर पे ना बनकर नीचे बनेगा। जुहेब सही आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, अमानत सही आ रहा है, पोजीशन सही आ रही है। भैया आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है, कोई टफ नहीं है अभी ये।
ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सही आ रहा है, फायका सही आ रहा है, गुड। ठीक है उस्मा, सही आ रहा है आंसर। नहीं इब्राहिम, गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई, गड़बड़। भाई देखिए, ये सीधी सीधी कैलकुलेशन, इसमें इतनी परेशानी थोड़ी ना आनी चाहिए। ये रहा n के लिए n-1/4 लैम्डा d बाई डी। n-1 का मतलब है n की जगह n-1 रख दो, n-1 -1/4 लैम्डा d बाई डी। लैम्डा d बाई डी कॉमन ले लीजिए, n-1/4 माइनस n प्लस 1 प्लस 1। ये कैंसिल हुआ, इनसे n कैंसिल हो गया, बीटा आ गया लैम्डा d बाई डी। सो फ्रिंज विड्थ में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। थर्ड पार्ट में कह रहा है पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, यही लिख रहा हूं यार मैं, नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा। ये था ना yn इज लैम्डा d बाई डी n-1/4, n 0 रख दो, सेंट्रल मैक्सिमा कहां होता है, n 0 रख देंगे, तो yn आ जाएगा -1/4 लैम्डा d बाई डी। माइनस साइन का मतलब है सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे बनता था, यहां बनता था सेंट्रल मैक्सिमा, अब यहां नहीं बनेगा, थोड़ा नीचे बनेगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये डिस्टेंस है y0, y0। भाई बताइए क्लियर हुआ ये? चलिए, ये एक्सट्रीम था जितना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक आध ग्राफ है जो एनसीईआरटी में दिया है, जो हम मंडे वाइंड अप करेंगे, और फिर एक बड़ा पोर्शन है जो एनसीईआरटी में नहीं है, और बहुत तरह के इंटरफेरेंस है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एंट्रेंस में कभी कभी पूछे हुए हैं, तो वो सब हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, आज तो मैं यही छोड़ूंगा। अरे लास्ट स्लाइड, एक मिनट रुको जरा, रेबर, हाँ रेबर लिखिए।